क्या पढ़े थे हम लास्ट क्लास में? बोर मॉडल वगैरह हो गया था अपना। बोर मॉडल में तुम्हारे क्वेश्चन घूम के कैसे? एक दो क्वेश्चन तो जैसे एक क्वेश्चन दिया तुमको कि इफ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन a particle of mass 10 times that of electron revolves hydrogen nucleus, then what is the पहला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दूसरा है तुम्हारा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। क्या आंसर आएगा तेजस? तो कैसे करेंगे इसको, देखो। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में तुम्हारा? तो ये रेडियस क्या आया था?
रेडियस तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास था. ओके, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो अगर मैंने मास 10 टाइम्स बढ़ाया तो रेडियस तुम्हारा 10 टाइम्स कम हो जाएगा. तो तुम्हारा रेगुलर बोर ऑर्बिट में क्या होता था, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम होता था ना. तो अब तुम्हारा आर हो जाएगा 0.53 एन स्क्वायर बाय 10 जेड एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. सिंपल. ओके, क्योंकि हमने मास को 10 टाइम्स कर दिया है अभी इलेक्ट्रॉन की जगह. ओके, तो तुम्हारा जो रेडियस हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही अब सेकंड वाला बताओ क्या करेंगे. एनर्जी. एनर्जी तुम्हारी nth ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड कर रही है. एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास. तो तुम्हारा ई एन कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 10. ओके, तो बोर मॉडल के फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं. ओके, और देखते हैं बोर मॉडल के. ट्रांजिशन में पढ़ना बाकी है देखो. क्या आएगा इसका आंसर, बोल चलो. अगर याद होगा तुम्हारा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है तुम्हारा, q बाय 2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कितना है, mvr यानी कि nh बाय 2 पाई इंटू q होगा तुम्हारा e डिवाइड बाय 2m. तो ये e nh बाय 4m पाई. ओके, दैट्स इट. ऑप्शन सी आ जाएगा. क्लियर हुआ. कोई डाउट इसमें.
ये बताओ टाइगर्स का आंसर कौन चला रहा? टाइगर्स। ओनली 30 सेकेंड्स। देखते हैं सी ऑप्शन है। तो एंगुलर मोमेंटम हमें दिया हुआ है जे, काइनेटिक एनर्जी पूछिए कितनी होगी, है ना। तो पूरा डेरिवेशन ही करना पड़ेगा हमको, तो डेरिवेशन से बचने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला नोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर ई पावर 4m, जेड स्क्वायर ई पावर 4m। ये तुमको एग्जाम में हो सकता है डिराइव करना पड़ेगा। फोर स्क्वायर
वेट, अच्छा रेडियस के टर्म्स में दिया हुआ है, रेडियस के टर्म्स में। तो तुम्हारा एम वी आर इक्वल टू जे होगा, तो वी कितना आ जाएगा हमारे पास, जे बाय एम आर। के कितनी हो जाएगी तुम्हारी, एम वी स्क्वायर बाय टू, यानी कि एम बाय टू जे स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, जे बाय टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, जे स्क्वायर बाय टू। राइट, आया समझ में, कितना सा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ी थी, राइट। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और इन जनरल तुम्हारे पास कोई भी गैस होती है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं और कोई भी गैस होगी, तो उसका भी एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। इन स्पेक्ट्रम के में कुछ प्रॉपर्टी समझ। पहली बात तो तुम्हारे स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। ओके, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं तुम्हारे। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या फर्क होता है दोनों में, समझो। सबसे पहले हम समझेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहली बात तो तुमको स्पेक्ट्रम पता ना क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने लैंप रखा, लैंप से लाइट निकल रही तुम्हारी बाहर, मैंने इधर पे प्रिज्म रखा, तो प्रिज्म से तुम्हारी लाइट जो है, अलग अलग रंग जो है वो अलग अलग लेवल पे बेंड होंगे। तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बिठा दूं, तो स्क्रीन पे मुझे सारे कलर वन बाय वन अलग अलग दिखेंगे। ओके, दिस इज योर बेसिक आइडिया ऑफ अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हम इसी तरह से बनाते हैं। ओके, लाइट गई प्रिज्म से पास हुई, प्रिज्म से पास होके सारी वेवलेंथ अलग अलग हो जाएंगी, तो हमको यहाँ पे हर एक वेवलेंथ अलग अलग पोजीशन पे मिल जाएगी। दिस इज स्पेक्ट्रम। अभी तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझो। तो सपोज करो यहाँ पे तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है या और कोई भी गैस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा लैंप है, ये लैंप है, ठीक है। तो इस लैंप से तुम्हारी लाइट निकल रही है। ओके, लैंप से तुम्हारी लाइट निकली, तो जब ये लाइट तुम्हारी गैस से पास होगी, तो सर्टेन वेवलेंथ वो गैस एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, तो जब लाइट तुम्हारी यहाँ से पास हुई, तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे प्रिज्म। ओके, ये तुम्हारा प्रिज्म है। तो यहाँ से जब लाइट तुम्हारी बाहर आई, ओके, तो हमें अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग पोजीशन पे जाके बनती हुई दिखेंगी। ये तुम्हारी हो गई यहाँ पे स्क्रीन। तो जब मैंने यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व किया, सपोज तो मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइट भेजी, उसको मैं लिख देता हूँ व्हाइट लाइट है। ओके, दिस इज योर व्हाइट लाइट। तो जब मैंने व्हाइट लाइट भेजी यहाँ पे, व्हाइट लाइट में मतलब सारी वेवलेंथ लगभग होती है विजिबल रेंज में, बट उसमें इंफ्रारेड भी आ जाती है, अगर तुम सन की रेज ले लो। व्हाइट लाइट में विजिबल होगा, इंफ्रारेड होगा, अल्ट्रावायलेट भी होगा। ओके, तो जब ये रेज यहाँ से पास हुई, को हमने प्रिज्म से पास करवाया, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे गैस नहीं होती तो हमें यहाँ पूरा विबग्योर बनता हुआ दिखता, और प्लस इंफ्रारेड वेवलेंथ भी कुछ बनती। इंफ्रारेड वेवलेंथ डिटेक्ट करने के अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। ओके, और यहाँ पे हमको अल्ट्रावायलेट रेज भी दिखती, राइट। तो अल्ट्रावायलेट, फिर पूरा यहाँ पे तुम्हारा रेड, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ओके, पूरा वायलेट तक नीचे तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। वायलेट हो गया, फिर तुम्हारा इंफ्रारेड ऊपर, यहाँ पे रेड, यहाँ पे वायलेट और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट। तो ऐसे हमारे पास पूरा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा अगर गैस नहीं होती बीच में। लेकिन क्योंकि गैस है बीच में, तो ऑब्जर्व किया गया कि ये स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिसिंग थी। ओके, स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिसिंग थी। तो हम उसको सर्च करके निकालते हैं।
spectra. ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तुम्हारा ये, तो मैं यहाँ पे तुमको एक फोटो दिखा दूं, ये। तो अगर तुम पूरा स्पेक्ट्रम बनाओ तो ये तुम्हारा पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है, देखो यहाँ पे रेड है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तुम्हारा वेबग्योर बन रहा है। ओके, तो तुम्हारे पास कंटिन्यूसली सारी लाइट दिख रही है, लेकिन बीच में कुछ जगह पे तुमको ब्लैक लाइंस दिख रही है। ये ब्लैक लाइंस क्यों दिख रही है? क्योंकि इन वेवलेंथ्स को तुम्हारी गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो आजकल जो मॉडर्न ग्राफ, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, उसमें तुमको ये मशीन रहती है, मशीन में तुमको ग्राफ बनते हुए दिखता है। तो ग्राफ कैसे इंटेंसिटी बनेगी और सडनली यहाँ पर एक डिप होगी, देखो यहाँ पे एक डिप है, तो इधर ये दो लाइन बनी, राइट। यहाँ पे एक और डिप है तो ये एक लाइन बनी, यहाँ एक और डिप है तो यहाँ पे एक लाइन बनी, यहाँ एक और डिप है तो ये लाइन बन रही है। ओके, तो हर एक डिप पे तुमको एक लाइन दिखती है, ऑलराइट। तो ये डिप्स क्या है तुम्हारी? ये डिप्स जो है, दैट मीन्स दीज वेवलेंथ्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। ओके, दीज वेवलेंथ्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। तो यहाँ पे हम नोट करें कि व्हाट ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम with some dark lines. ओके, इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि द गैस absorbs those wavelengths, gas absorbs wavelengths corresponding to the dark lines. इसमें कोई डाउट या आया समझ में एकदम से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है तुम्हारा? देखो, जैसे तुम्हारा ये बेसिक आइडिया अगर हम ले लें, है ना, तो लाइट व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होके हमें कंटिन्यूअस पूरा कलरफुल स्पेक्ट्रम देती है। ओके, लेकिन इस स्पेक्ट्रम में अभी फिलहाल कोई लाइन, ब्लैक लाइंस नहीं है। ये वैसे ड्राइंग है, बट फिर भी इस स्पेक्ट्रम में फिलहाल ब्लैक लाइंस नहीं है। लेकिन जब तुमने लाइट को गैस से पास करवाया तो हमको उसमें ब्लैक लाइंस दिखेंगी। ओके, तो ब्लैक लाइंस क्यों दिखी? लाइट ने, सॉरी, गैस ने उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज समझो। तो ये गैस ने वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके किया क्या? हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी लेवल है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम नोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब these wavelengths and jump to higher orbits। ठीक है, तो बोर ने एक्चुअली यही किया था। बोर के आने के पहले हमको ऑलरेडी ये पता था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास ऐसा बनता है। उसमें जैसे हाइड्रोजन के लिए हमेशा पार्टिकुलर वेवलेंथ्स ही गायब हो जाती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ओके, तो सबको पता था कि गैस ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन क्यों एब्जॉर्ब कर रही है वो नहीं पता था। तो बोर ने ये स्टेटमेंट दिया। ओके, बोर ने बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की हर एक ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन जब
दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो जंप करेगा हायर ऑर्बिट में, ठीक है, वो जंप करेगा हायर ऑर्बिट में। अब कहानी समझो, आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, वहां से शुरुआत हुई तुम्हारे फोटोन की, कि हमने लाइट को फोटोन माना। अब लाइट को फोटोन मानना है तो फिर बोर ने आके फोटोन का यूज कर दिया। बोर ने इमीडिएटली बोला कि अगर लाइट फोटोन है तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन का ये पिक्चर हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जंप करेगा। ओके, तो फोटोन थ्योरी आते ही बोर मॉडल बना, और बोर मॉडल में हमारा जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है हमें उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया। ओके, तो इसलिए आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, मतलब काइंड ऑफ, वैसे तो प्लैंक ने शुरुआत की ये क्वांटम मैकेनिक्स की, बट आइंस्टीन ने उसको और आगे प्रोपेगेट किया, और आइंस्टीन की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स एकदम से डेवलप होने लग गई थी। ठीक है, तो ये तुम्हारी कहानी बनी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता क्यों। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता क्यों, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे वेवलेंथ कौन से, चलो वेवलेंथ बाद में लिखेंगे, अभी अपन आ जाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, अब क्या होगा, तो तुम्हारे हाइड्रोजन गैस ने ऑलरेडी कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर दी है ना, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में जा चुके हैं। अब वो हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट में आएंगे। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट्स कम बैक टू लोअर ऑर्बिट्स they emit photon. Okay, these photons when passed through prism create emission spectra. ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था, तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था जिसमें कुछ डार्क लाइंस थी। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ओके, ऑब्जर्वेशन में इसमें क्या मिलेगा कि कंटिन्यूअस डार्क बैंड। डार्क क्यों, क्योंकि लाइट नहीं होगी वहां पे, तो सिर्फ डार्कनेस ही होगी, है ना, तो कंटिन्यूअस डार्क बैंड विथ some bright lines that were missing in absorption spectra. Okay, जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब थी वो एमिशन स्पेक्ट्रा में दिख रही है। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज को लाइट ने एक सर्टेन फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से गायब हो गया। अब गैस ने वापस से वही फोटोन एमिट किया तो हमको एमिशन स्पेक्ट्रा में सेम फोटोन दिखेगा। ओके, सेम वेवलेंथ दिखेगी। तो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा का आपस में रिलेशन है। तो इनको अगर देखो साइड में हम कंपेयर करें तो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है जिसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, और ये है तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम जो कि पूरा ब्लैक है क्योंकि लाइट निकल ही नहीं रही है, लेकिन कुछ वेवलेंथ पे हाइड्रोजन लाइट एमिट कर रहा है, ये हमको दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, डायग्राम में तुमको दिख रहा है 4 wavelengths emitted, absorbed by hydrogen atom in visible. ओके, तो विजिबल रेंज तुम्हारे देखो, ये तुम्हारा विबग्योर है, विबग्योर हमको दिखता है, विबग्योर में ये 4 वेवलेंथ, यहाँ पे कितनी, वैसे 5 दिख रही है, 2 3 4 5 दिख, 5 वैसे नहीं होती, 4 होती है। तो ये विजिबल रेंज है, तुमको 4 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता हुआ, ठीक है।
इसको हम डिटेल में और समझेंगे आगे कौन सी वेवलेंथ है। ठीक, तो ये क्लियर है तुम्हें? किसी को इसमें डाउट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वर्सेस एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस बैंड विथ ब्लैक लाइंस, एमिशन स्पेक्ट्रम इज पूरा ब्लैक बैंड विथ सम ब्राइट। ठीक है, अब एक डायग्राम बना देते हैं कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ओके, और ये तुम्हारे ऑर्बिट हो गए। ठीक है, तो जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ओके, और एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को हिट किया, ओके, तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके जंप करेगा हायर ऑर्बिट। ठीक है, और अब इसी की दूसरी कॉपी बनाते हैं। तो ये तुम्हारी सिचुएशन है एब्जॉर्प्शन की। अब एमिशन के टाइम क्या हो रहा है? एमिशन के टाइम क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हायर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे जंप करेगा, तो जंप करने के टाइम वो वही सेम फोटोन फिर से एमिट कर देगा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम फोटोन एब्जॉर्ब, और यहाँ पे हम लिखते हैं फोटोन एमिटेड। ठीक है, तो ये तुम्हारा एमिशन का केस है। ओके, क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। एक फोटो हमने और देखा था, तो अब देखो ये तीन अलग अलग मटेरियल्स हैं, ओके, और ये सी और डी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, देखो दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे दोनों एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये है क्या, तो हर एक गैस का अपना जो स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है, ये हम यहाँ पे नोट करेंगे। ईच गैस हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम, so we call spectrum as fingerprint of a gas। तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई मतलब हमको ये पता है कि सन में कौन कौन से ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मर्क्यूरी पे कौन से एलिमेंट्स हैं, हमने हर एक प्लैनेट का पता करके रखा है, भाई इस प्लैनेट में ये मटेरियल प्रेजेंट है। ये हमको पता कैसे चला? हुँ? ये हमको पता चला कैसे? जैसा भी तुमने देखा होगा कि हम इंडिया ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, तो चंद्रयान मिशन क्या था तुम्हारा, वो तो चंद्र के आसपास बस घूम रहा था। इट वाज अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द मून, ओके, इट डिड नॉट लैंड ऑन द मून, मून पे गया नहीं था। मून पे जो अपना विक्रम लैंडर गया था वो तो खैर गायब हो गया था, खराब हो गया था, लैंड करके गड़बड़ हो गई थी। लेकिन जो ऑर्बिटर था, जो मून के आसपास घूम रहा, वो ऑर्बिटर इतना दूर से कैसे बता दिया कि भाई मून पे पानी है? उसका तरीका बस यही था, उसने मून से जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं उन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, देखा कि भाई मून से आ रहे स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिसिंग है। और हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट अर्थ पे किया होता है कि पानी पानी से जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होती है। तो हमें मून पे भी वो सेम वेवलेंथ मिसिंग दिखी, दैट मीन्स हमने कंक्लूड क्या किया कि मून पे पानी। आया समझ में स्पेक्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट है? तुम लोग जब अभी आगे इंजीनियर बनोगे, तुम जो भी फील्ड में जाओगे, अगर तुम इंजीनियर बने रहे, ओके, मतलब मैकेनिकल हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल हो गया, नॉट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी फील्ड में जाओगे, ये स्पेक्ट्रम स्टडी तुम लोग हमेशा करोगे। ओके, दिस विल बी पार्ट ऑफ योर जॉब टू डू स्पेक्ट्रम स्टडी ऑफ मटेरियल्स टू एंश्योर कि हाँ ये मतलब सही क्वालिटी का मटेरियल है। ओके,
तो ये था तुम्हारा कहानी स्पेक्ट्रम। अब हम इसमें आ जाते हैं स्पेक्ट्रम के डिटेल्स में। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना दो। ये देखो, तो अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ऑर्बिट नंबर 1 है। अगर तुम सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किए, या थर्ड से फर्स्ट में जंप किए, या फोर्थ से फर्स्ट में, या फिफ्थ से फर्स्ट में, या सिक्स्थ से फर्स्ट में, मतलब अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हो तो उसमें जो वेवलेंथ निकलती हैं उनको हम बोलते हैं लायमन सीरीज। ओके, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूँ। ये तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। और अगर अब तुम थर्ड से सेकंड में जंप करो, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स्थ से सेकंड, या सेवंथ से सेकंड ऑर्बिट में तुम अगर जंप कर रहे हो तो वो बनती है तुम्हारी बामर सीरीज। उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। अगर तुम थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ आती है पार्शियल सीरीज में। ओके, अगर तुम फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ आती है ब्रैकेट। अगर तुम फिफ्थ ऑर्बिट में जंप कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ आती है फंड सीरीज में। ऐसा समझ में, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जा रहा है, ओके, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है, वो लाइमन सीरीज। ओके, ट्रांजिशन टू n इक्वल टू 1, ठीक है। बामा सीरीज में क्या होगा, 2n इक्वल टू 2, 2n इक्वल टू 3, 2n इक्वल टू 4, 2n इक्वल टू 5। हायर ऑर्बिट से जब तुम वहां पे लोअर ऑर्बिट में जंप, ठीक। तो वेवलेंथ बना लो। तो हमारे पास एनर्जी क्या है, En है तुम्हारा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब तुम्हारी ट्रांजिशन फ्रॉम n1 टू n2 है ना, n1 तुम्हारा ग्रेटर देन n2, तो तुम्हारा डेल्टा ई कितना होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो यानी तुम्हारा हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर -1/n। ओके, अब तुम्हें एनर्जी मिल चुकी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मुझे अब चाहिए वेवलेंथ। मैं वेवलेंथ कैसे निकालूंगा, तो वेवलेंथ तुम्हारा होता है एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी होती है, तो 1/λ तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा ई बाई एच सी होगा। और इसको फिर एक नया कांस्टेंट दिया गया है आर, जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। ओके, ये है तुम्हारा 1/वेवलेंथ। आर क्या है यहाँ पे तुम्हारा, आर इज योर रेडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या है तुम्हारा, रेडबर्ग कांस्टेंट। किसी को इसमें डाउट, ओके। तो तुम्हारी लाइमन सीरीज क्या बनेगी,
n2 इक्वल टू 1, तो तुम्हारा 1/λ बन जाएगा r z स्क्वायर। वैसे r सिर्फ लिखेंगे तो 1 - 1/n स्क्वायर। ठीक है, बामर सीरीज क्या बन जाएगी तुम्हारी, n2 रख देंगे तो 1/λ तुम्हारा हो जाएगा r 1/4 - 1/n। ठीक है, फिर पार्शियल सीरीज क्या बनेगी, n2 इक्वल टू 3, तो 1/λ इक्वल टू r 1/9 - 1/n स्क्वायर। अगर तुम nth ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आते हो तो ओके। और ऑब्वियसली तुम्हारा यहाँ पे n क्या होगा, n तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पर n ग्रेटर देन 2 होगा, और यहाँ पर n तुम्हारा ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, ये नाम लाइमन बामर वगैरह क्यों आए थे, ये लाइमन बामर पाशन, ये लोग क्या थे, मैथमेटिशियंस, दे वर मैथमेटिशियंस। तो भाई जैसे एक फिजिक्स का बंदा था, उसने ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन में हमें ऐसे स्पेक्ट्रम दिख रही है, उस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ ये है। अब वो उन वेवलेंथ में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड्स को दिया है क्वेश्चन, है ना, उसने क्वेश्चन दिया कि भाई मेरे पास ये वेवलेंथ है, मुझे इनकी एक सीरीज का फॉर्मूला बना के दिखाओ। तो लाइमन ने ये फॉर्मूला दे दिया था उसको, बामर ने ये फॉर्मूला दे दिया था, पाशन ने ये फॉर्मूला दे दिया था। फिर बोर आया, बोर ने इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला में डाल दिया। ओके, बोर ने कंबाइन करके सबको एक सिंगल फॉर्मूला में डाल दिया था, जो कि हमें ये मिला, मतलब बोर ने रिलेट करके बताया कि ये ट्रांजिशन होते क्यों हैं आखिर। आया समझ में, ओके। और तुम्हारे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 इंटू 10 पावर कितना आता है, 7 आता है ना। 10 पावर मीटर इनवर्स, ओके, पर मिनट। मैंने क्या, मैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये रखूं यहाँ पे, मुझे लैम्डा किसमें मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ओके, या अब विजिबल रेंज तुम्हारी किसमें आती है, तो पहले तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ड्रॉ बताएंगे। हम्म, तो तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने देखा कि 4 वेवलेंथ हमको विजिबल रीजन में दिखती है, करेक्ट, 4 वेवलेंथ हमको विजिबल रीजन में दिखती है। तो ये हम यहाँ पे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, विजिबल वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो कौन सी है वो, 4 wavelengths in Balmer series are in visible range। ठीक है, यानी कि वो क्या आ जाएंगी, तो क्या बामर सीरीज के अंदर कौन सी है हमें, तो 1/λ में तुम्हारा होगा r 1/4 - 1/3 स्क्वायर। ओके, 1/λ2 कितना होगा, r 1/4 - 1/4 स्क्वायर। 1/λ3 कितना होगा, r 1/4 - 1/5 स्क्वायर। और 1/λ4 होगा तुम्हारा r 1/4 - 1/6 स्क्वायर। तो ये 4 वेवलेंथ बामर सीरीज की विजिबल रीजन में होती हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा सीटी में। ओके, 4 वेवलेंथ्स आर इन विजिबल रेंज, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे, तुम वैसे खुद कैलकुलेट करना, पर मैं फिलहाल यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा। तो विजिबल वेवलेंथ्स कौन सी है, 410 434, तो λ1 तुम्हारा आ जाएगा 656, λ2 आ जाएगा 486 नैनोमीटर।
ओके, लैम्डा 3 आ जाएगा 434 नैनोमीटर और लैम्डा 4 आ जाएगा 410 नैनोमीटर। ये 4 वेवलेंथ तुम्हारी विजिबल रीजन में होती है। विजिबल रीजन सबको पता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये 4 वेवलेंथ हमको विजिबल रीजन में मिली, ठीक है। तो तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द विजिबल वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम lie in which series? तुम क्या आंसर लिखोगे? बामर सीरीज, ओके, दे lie in the बामर सीरीज, ठीक है। तो बामर सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ ये बनेगी, ठीक है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब नेक्स्ट तुम्हारा जाना है इमेज स्टडी। तो देखो ये लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री, ओके। तो विजिबल रीजन तुम्हारा इतना है जिसमें बामर सीरीज की वेवलेंथ। तो तुम्हारा जैसे सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट का ट्रांजिशन है, ये उसकी वेवलेंथ है, ओके। और ये जो सबसे लास्ट यहाँ पे बनी हुई है वेवलेंथ, ये कौन सी है? इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट, ओके। ये है तुम्हारा 2 से 1 का ट्रांजिशन और ये है तुम्हारा इंफिनिटी से 1 का ट्रांजिशन। ऐसे ही तुम्हारा ये क्या होगा? 3 से 2 का ट्रांजिशन और ये क्या होगा तुम्हारा? इंफिनिटी से 2 का ट्रांजिशन, ठीक है। फिर ये क्या होगा तुम्हारा, बताओ कौन सा ट्रांजिशन है ये? पाशन की जो फर्स्ट वेवलेंथ है, यहाँ पे देखो पाशन की फर्स्ट वेवलेंथ यहाँ पे बीच में बनी हुई है मरून कलर की, तो ये कौन सा ट्रांजिशन होगा बताओ?